हाय फ्रेंड्स, आज जो बिहार पुलिस मध्य निषेध के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट जो है ये 1 करेंगे, जो कि अब जो है मात्र बहुत कम समय बचा हुआ है, क्योंकि अब जो है एग्जाम जो है इसका करेक्ट निकल कर आ चुका है। क्योंकि इसका एग्जाम जो है अब ये परफेक्ट जो है 14 मई को होने वाला है। ठीक है, इसका एग्जाम जो है अब 14 मई को होने वाला है। अब टाइम जो है आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, तैयारी कीजिएगा तभी जाकर के आपका रिजल्ट बनने वाला है। और जो कहते हैं कि मतलब 10 लाख 12 लाख देकर के मतलब ना एक सीट कर लेंगे, तो ऐसा लाभ जमाना नहीं रहा। सबसे ज़्यादा अपना जीके जीएस पर फोकस कीजिए और अपना रिजल्ट बनाइए। देखो, काहे कि जीके जीएस से ही जो है आपका 80% मार्क्स जो है आने वाला है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो जीके जीएस पर। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। हम प्रश्न वही करवाएंगे जो कि किसी ना किसी एग्जाम में जो वो पूछा हुआ प्रश्न है, जो कि आगे ही पूछने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बनती है। यदि हम 40 प्रश्न करवाते हैं तो उसमें से कंफर्म रखो कि आपको 10 प्रश्न जो है सेम टू सेम देखने के लिए मिल जाएगा एग्जाम में। ठीक है, तो शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है कि हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन वर्णक जो है ये पाया जाता है, देखो हीमोग्लोबिन वर्णक यानी कि आरबीसी में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? तो ये आरबीसी में जो है पाया जाता है, कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा आरबीसी में। ठीक है, यदि हम बात करें कि लाल रुधिर कणिकाएं ये आरबीसी की कोशिकाएं यानी कि गोल क्या कहते हैं गोलाकार होती हैं। ठीक है, जबकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक यानी कि लाल वर्ण के कारण ही रुधिर की रंग जो है ना ये लाल होता है, इसे भी याद रखना है। ठीक है, और रक्त का सामान्य पीएच हम बात करें तो ये 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है, जबकि आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिनों का होता है, इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि 2 नंबर में प्रश्न क्या है कि परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण जो है किस माध्यम के द्वारा जो है होता है, ये बताना है। देखो, परागकणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण ये वायु, जल, कीट आदि के माध्यम के द्वारा होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन की हम बात करें तो ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सभी आंसर इसका हो जाएगा। देखो, परागकोश से परागकण पुष्प के उनकी वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागकण कहलाता है। यदि परागकण का स्थानांतरण वायु द्वारा हो तो परागकण की इस क्रिया को हमको क्या कहते हैं? तो एनिमोफिली कहा जाता है, इसे भी याद रखना है। और कीट द्वारा परागण की प्रक्रिया को एंटोमोफिली कहते हैं, इसे भी याद रखना। और चमगादड़ द्वारा परागकण की प्रक्रिया को जो है चिरपेटोरोफिली कहते हैं, तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि क्या है 3 नंबर प्रश्न है कि एक विद्युत जनित्र बदलता है। एक विद्युत जनित्र जो है ये बदलता है। देखो, एक विद्युत जनित्र यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है बदलता है। और ऊर्जा के संरक्षण नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में जो है रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है, और विद्युत मोटर जो होता है, तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को क्या कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में ये कौन परिवर्तित करता है? तो यह जो है विद्युत मोटर करता है। ठीक है, और ये क्या कहते हैं माइक्रोफोन जो होता है ये ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि क्या है 4 नंबर प्रश्न क्या है कि डी आई मेडलीफ को श्रेय दिया जाता है। डी आई मेडलीफ को श्रेय दिया जाता है। देखो, डी आई मेडलीफ को तत्वों की आवर्त सारणी के लिए श्रेय दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि हम बात करें कि मेडलीफ की आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों क्या कहते हैं आवर्त भरण के होते हैं, जबकि मेडलीफ ने यानी कि क्या कहते हैं 63 कितना तो टोटल का जो है ये 63 तत्वों को 7 क्षैतिज पंक्तियों और 9 ऊर्ध्वाधर कॉलमों से मतलब सारणीबद्ध किया है, जबकि क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त तथा ऊर्ध्वाधर कॉलम को वर्ग कहा गया है। और मेडलीफ की आवर्त सारणी का गुण की यदि हम बात करें तो इसका प्रथम गुण जैसे कि तत्वों का अध्ययन की सुविधाजनक होता है, और दूसरा गुण यह होता है कि भविष्य में खोजे जाने वाला अज्ञात तत्वों की गुण धर्मों की भविष्यवाणी संभव हुई है, और तीसरा होता है कि तत्वों का सही परमाणु भार ज्ञात करना संभव हुआ, और चौथा होता है कि नए तत्वों को खोज और वैज्ञानिक अनुसंधानों में सहायता प्राप्त हुई है, और पांचवा जो कि लास्ट है कि तत्वों के यौगिकों की प्रकृति और उनकी संयोजकता की जानकारी प्राप्त हुई है। तो इसे भी मतलब जो है याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखो, हम प्रश्न वही करवाते हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में जो वो पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो 5 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष जो है ये कौन है? देखो, वर्तमान बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष जो है ये अवधेश नारायण सिंह है। कौन है? ये अवधेश नारायण सिंह है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा कि अवधेश नारायण सिंह है। ठीक है, और बिहार विधान परिषद के वर्तमान सभापति यानी कि देवेश चंद्र ठाकुर हैं, जो कि 25 अगस्त 2022 से हैं। कब से है? 25 अगस्त 2022 से हैं। ठीक है, और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा बिहार विभाजन यानी कि परिषद की स्थापना किया गया 29 सदस्य। ठीक है, और क्या कहते हैं बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष यदि हम बात करें
तो ये राम दयालु सिंह थे। और बिहार विधान परिषद में 75 सदस्य होते हैं, और बिहार विधान परिषद में टोटल सदस्यों की हम बात करें तो ये 243 सदस्य होते हैं। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में जो है पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न, क्योंकि 6 नंबर प्रश्न क्या है कि आनुवांशिकी का जनक किन्हें कहा जाता है। आनुवांशिकी का जनक जो है ये किसे कहा जाता है। देखो आनुवांशिकी का जनक जो है ये जी.जे. मेडल को कहा जाता है, जी.जे. मेडल को कहा जाता है, कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो मेडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत यानी कि लैंगिक जनन पर आधारित था, लेकिन मेडल ने मटर के पौधों का प्रयोग किया था, इसे भी याद रखना है। मेडल जो है ये मटर के पौधों का प्रयोग किया था, और आनुवांशिक लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की प्रक्रिया को आनुवांशिकता कहा जाता है, जबकि आनुवांशिकता का अध्ययन जो है ये जेनेटिक्स कहलाता है। जबकि बीरबल साहनी को भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक कहा जाता है, इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न, जो कि 7 नंबर प्रश्न क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध ये कब शुरू हुआ। प्रथम विश्व युद्ध जो है कब शुरू हुआ था। देखो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो है ये 1914 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है ये 1914 ईस्वी में जो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ है, जो कि 28 जून 1914 को ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार 28 जून 1914 को ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार यानी कि फर्डिनेंड और उनकी पत्नी यानी कि सोफिया की हत्या कर दी गई थी, और यह सुरेजोवा हत्याकांड यानी कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था। जबकि 28 जुलाई 1914 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, और 11 नवंबर 1918 ईस्वी को प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ, इसे भी याद रखना है। 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध की जो है समाप्त हुई थी, तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न, जो कि क्या है 8 नंबर प्रश्न, की समुद्र का कुछ भी नहीं होता मानो अपनी अबूझ भाषा में कहता रहता है काले पद प्रतीक है, ये बताना है आपको। हिंदी का प्रश्न है। देखो समुद्र का कुछ नहीं होता है मानो अपनी अबुझ भाषा में कहता रहता है काले पद प्रतीक है समाज का। किसका है, समाज का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, समाज का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न, जो कि 9 नंबर प्रश्न है कि खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या है। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य जो है ये क्या है। देखो खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य होता है कि खाद्य उपलब्धता, खाद्य की पहुंच और खाद्य की सामर्थ्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न, जो कि 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी है। निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी है। देखो क्या कहते हैं, श्रीषा बांदला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2021 को अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली द्वितीय भारतीय मूल की महिला बनी है। लेकिन भारतीय मूल की 3 महिलाएं अंतरिक्ष में गई है, जो कि नासा के माध्यम से जाने मतलब क्या है शामिल है। पहला कल्पना चावला है जो कि हुआ, दूसरा था सुनीता विलियम्स, और तीसरा है श्रीषा बांदला, यानी कि 3 गया था, ठीक है। तो तीनों को याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न, जो कि 11 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है ये कब हुई थी। देखो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना जो है ये 1993 ईस्वी में हुआ है। कब हुआ है, ये 1993 ईस्वी में हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर है। और देखो राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में लाया गया था, लेकिन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना ये 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था, ठीक है। और राष्ट्रीय मानव अधिकार यानी कि संशोधन संरक्षण एक्ट यानी कि 2019 में लाया गया है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अध्यक्ष और सदस्य 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु पूरा करने तक अपने पद पर रहता है, ठीक है। तो इस सब फैक्ट को याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न, जो कि क्या है 12 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहां स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र जो है ये कहां पर स्थापित किया गया था। देखो भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र जो ये तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। तारापुर महाराष्ट्र में जो है स्थापित किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर है, तारापुर महाराष्ट्र में, ठीक है। लेकिन भारत में प्रथम परमाणु संयंत्र ये क्या कहते हैं अमेरिका की सहायता से 1969 में, कब, ये 1969 में, ठीक है, 1969 ईस्वी में तारापुर में स्थापित, क्या कहते हैं 1969 में जो है तारापुर में स्थापित किया गया था, ठीक है। लेकिन वर्तमान में 7 स्थानों पर 22 परमाणु रिएक्टर कार्यरत है। लेकिन भारत के प्रमुख परमाणु रिएक्टर की यदि हम बात करें तो पहला में जैसे राजस्थान परमाणु संयंत्र, ये ऊर्जा स्टेशन जो कि कहाँ है, रावत भाटा राजस्थान में स्थित है, इसे भी याद रखना है, ठीक है। तो चलिए इसी तरह का जो है बहुत तरह सारा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि क्या है 13 नंबर प्रश्न है कि बेलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है। बेलाडीला श्रेणी जो है ये किस जिले में जो है स्थित है। देखो बेलाडीला श्रेणी बस्तर जिला में स्थित है। श्रेणी बस्तर जिला में क्या है स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बस्तर जिला में, ठीक है, बस्तर जिला में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को।
अगला प्रश्न जो कि 14 नंबर प्रश्न है कि सरहुल पर्व मुख्यतः कौन मनाते हैं। सरहुल पर्व जो है ये मुख्यतः कौन मनाते हैं। देखो सरहुल पर्व जो है ये मुख्यतः इनकी मुंडा मनाते हैं। कौन मनाते हैं, ये मुंडा मनाते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, मुंडा मनाते हैं। देखो महाभारत के अनुसार कौरव की ओर से मुंडा जनजातियों ने भाग लिया और साल के वृक्ष के पत्तों को पहचान के रूप में प्रयोग किया गया था। ठीक है, और सरहुल त्योहार ये प्रकृति के परिवर्तन और उल्लास के स्वागत के रूप में मनाया जाता है। और ये क्या कहते हैं, सरहुल त्योहार को मुंडा जनजाति में बा और उड़ाव यानी कि जनजाति में यानी कि खद्दी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि क्या है 15 नंबर प्रश्न है कि अमन फसल संबंधित है। अमन फसल जो है यह किससे संबंधित है। अमन फसल जो है यह किससे संबंधित है। देखो अमन फसल जो है ये किससे संबंधित है। अमन फसल धान से संबंधित है। ठीक है, धान से संबंधित है अमन फसल। ठीक है, देखो ओच, अमन, बोड़ो, चावल की विभिन्न प्रकार की फसलें हैं, लेकिन असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा राज्य में एक वर्ष में धान की 3 फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्योंकि 16 नंबर प्रश्न है कि किस विकल्प में जो है सही विलोम युग्म है। हिंदी का प्रश्न है। ठीक है, बताइए सही युग्म को जो मतलब जो है चूज करना है। ठीक है, अनादर का निरादर, इशार का सैन, अनूठा का बेजोड़, गौरव का लाघव, ये क्या हो जाएगा। देखो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, गौरव का लाघव। देखो अनादर का विलोम शब्द होता है ये आदर होगा। ठीक है, और अनूठा का विलोम शब्द ये सामान्य होता है। विलोम का अर्थ होता है कि जो विपरीत यानी कि उल्टा होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 17 नंबर प्रश्न है कि स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। देखो स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय ये सदस्यों के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा लिया जाता है, ये सदस्यों के द्वारा लिया जाता है कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि 18 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की कुल सतह लगभग जो पानी से ढका हुआ है। पृथ्वी की कुल सतह लगभग जो पानी से ढका हुआ है, पानी से ढका हुआ है, ये बताना है। देखो पृथ्वी की कुल सतह का लगभग 75% पानी से ढका हुआ है। 75% कितना, ये 75% यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, वास्तव में पृथ्वी पर लगभग 71% भूभाग पर जल है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध पर 61% और दक्षिणी गोलार्ध का 81% महासागरों से ढका हुआ है। लेकिन पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा की बात करें तो 97.5% जल महासागरों में है, लेकिन जो कि खारा है। ठीक है, और जल राशि का मात्र 2.5% भाग ही स्वच्छ जल की या मीठा जल है। ठीक है, तो ये सबको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न क्या है 19 नंबर कि एक कहानी यह भी रचना है। किसकी रचना है, एक कहानी यह भी रचना है। देखो एक कहानी यह भी क्या कहते हैं, मन्नू भंडारी की रचना है। किसकी रचना है, मन्नू भंडारी की रचना है। यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि मन्नू भंडारी की रचना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न कि कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। कौन भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है, ये बताना है। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि शिक्षा और परीक्षण, यह जो है भौतिक पूंजी का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 21 नंबर प्रश्न है कि असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है। द्विकक्षीय होता है। देखो असमतापी जंतु शार्क का हृदय यानी कि द्विकक्षीय होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, द्विकक्षीय। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 22 नंबर प्रश्न है कि क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं। क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल ये हमेशा लगते हैं। देखो क्रिया बल और प्रतिक्रिया बल हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर विपरीत दिशाओं में लगता है। देखिए ऑप्शन डी जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो न्यूटन की तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया की सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, और इस नियम के पदों की क्रिया और प्रतिक्रिया का अर्थ सिर्फ बल से है, जबकि बल हमेशा युग में पाए जाते हैं जिसमें एक बल को क्रिया तथा दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो इस सबको याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। निम्न में से किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है। मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है, ये बताना है। देखो कृषि क्षेत्र में जो है मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र में अदृश्य छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। लेकिन कृषि फसल जो है मुख्यतः रबी फसल, खरीफ फसल की होती है। लेकिन मौसमी बेरोजगारी मूल रूप से कृषि क्षेत्र में सब्जी या फलों से संबंधित व्यापार में आती है, क्योंकि ये फसल एक विशेष मौसम में होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन और वसा तेल का प्रचुर स्रोत है।
देखो इसका आंसर की यदि हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन का बीज। देखो सोयाबीन का बीज ये प्रोटीन वसा तेल का प्रचुर स्रोत होता है, लेकिन सोयाबीन में जो है ना 42% प्रोटीन और 22% वसा, 21% कार्बोहाइड्रेट और 12% नमी और 3% अन्य घटक होते हैं। लेकिन सोयाबीन का क्या कहते हैं, वनस्पति नामक यदि हम बात करें तो ये क्या होता है कि गाइसिन मैक्स होता है। ठीक है, और सरसों का वास्तविक नाम क्या कहते हैं, ब्रैक्सिया कैम्प्रेक्सियस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 25 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन आप मतलब क्या कहते हैं आपदस्थ कर सकता है, आपदस्थ कर सकता है। देखो राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से संसद आपस्त कर सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सांसद। ठीक है, लेकिन भारतीय संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 क्या अनुच्छेद 61 में महाभियोग का उल्लेख मिलता है। महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ करने के 14 दिन पूर्व यानी कि राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो इसे ही याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 26 नंबर कि मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है, मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है। देखो मतदाता सूची को आमतौर पर यानी कि वोटर्स लिस्ट यानी कि मतदाता सूची कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मतदाता सूची निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किया जाता है, इसे भी याद रखना है। मतदाता सूची जो होता है ये निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है तैयार किया जाता है और मतदाता सूची में खामियों को दूर करना भी निर्वाचन आयोग का कार्य होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। और हाँ, 61वें संविधान संशोधन द्वारा यानी कि 1989 में, कब 1989 में घटकर यानी कि 18 वर्ष कर दिया गया है। तो क्या कहते हैं संविधान संशोधन मतलब 1989 में मतदान के लिए आयु की यदि हम बात करें तो पहले 21 वर्ष से घटाकर अब जो है ये केवल 18 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 27 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संशोधित करता है। राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र ये संबोधित करता है, यानी कि किसको करता है। देखो राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र जो है ये राष्ट्रपति को संबोधित करता है। किसको करता है, तो यह जो है राष्ट्रपति को संबोधित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति को। और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति पद का सृजन अनुच्छेद 89 के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 89 के अंतर्गत किया जाता है। और राज्यसभा के प्रधान सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो ये उपराष्ट्रपति को देता है। प्रधानमंत्री सहित सभी संघीय मतलब मंत्री अपना त्याग पत्र जो ये राष्ट्रपति को देता है। तो देखो ये सभी फैक्ट को जो अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो है कि 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है। दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित है। देखो दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद आंदोलन से संबंधित इनकी नेल्सन मंडेला क्या हो जाएगा, नेल्सन मंडेला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नेल्सन मंडेला। ठीक है, और ये नेल्सन मंडेला जो होता है ये 27 वर्षों तक रंग भेद नीति का विरोध करता हुआ जेल बिताए थे, लेकिन नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, इसे भी याद रखना, अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। और नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे और दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के समाप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण जो है मतलब नेल्सन मंडेला का है। ठीक है, तो और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 29 नंबर प्रश्न है कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है यह किस शास्त्रीय नृत्य से है। देखो पंडित बिरजू महाराज का संबंध यानी कि कथक शास्त्रीय नृत्य से है, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कथक से है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 30 नंबर प्रश्न है कि एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है यह कहलाती है, यानी कि यह क्या कहलाती है। देखो एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है यह बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। क्या कहलाती है, यह जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो बहुराष्ट्रीय कंपनी एक ब्रांड या एक से अधिक ब्रांडों का भी उत्पादक हो सकता है, लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनी का चुकता पूंजी और वार्षिक कारोबार यानी कि बृहद पैमानों पर होता है। औद्योगिक क्रांति के बाद यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी का प्रभाव विश्व स्तर पर बढ़ा है और उदारीकरण के बाद यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी का प्रभाव और विस्तार तेजी से बढ़ा है, जबकि विश्व का अब तक सबसे शक्तिशाली यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी विश्व का अब तक सबसे शक्तिशाली यदि हम कंपनी की बात करें तो बहुराष्ट्रीय कंपनी अंग्रेजी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसे अच्छी तरह से याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 31 नंबर प्रश्न है कि कौन से कभी शब्द का कमल है, कौन से सभी शब्द कमल के पर्यायवाची है, पर्यायवाची बताना है। ठीक है,
देखो ये राजीव हो गया, नीरद हो गया, जलजात हो गया, समूह के सभी शब्द जो है कमल के पर्यायवाची हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये हिंदी का प्रश्न है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताना है 32 नंबर की, दाल का बहुवचन शब्द क्या होगा। दाल का बहुवचन शब्द जो है ये क्या होने वाला है। देखो दाल का बहुवचन शब्द जो होता है ये दालें होता है। क्या होता है, ये दालें होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 33 नंबर प्रश्न है कि देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु उपयोगी मापक है। देशों के बीच विकास की तुलना करने हेतु प्रति व्यक्ति आय उपयोगी मापक है। प्रति व्यक्ति आय, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि 34 नंबर प्रश्न की, हड़प्पा के किस स्थल में यानी कि जलाशय के प्रमाण मिला है। जलाशय का प्रमाण मिला है। देखो हड़प्पा के घोड़ाबीरा स्थल में जलाशय का प्रमाण मिला है। घोड़ाबीरा, ये घोड़ाबीरा जो है कहाँ पड़ता है, तो यह जो है गुजरात में पड़ता है, ठीक है, गुजरात राज्य में पड़ता है। और घोड़ाबीरा की खुदाई यानी कि 1967 से 68 में जेपी जोशी और 1990 से 92 में जो है RS बिष्ट ने किया था। और घोड़ाबीरा की जल प्रबंधन प्रणाली उत्तम थी, ठीक है। तो ये सब बहुत फैक्ट हो जाता है, ठीक है। मोहनजोदड़ो में महास्नान मिला था, इसे भी याद रखना। और लोथल से बंदरगाह का प्रमाण मिला है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि 35 नंबर प्रश्न की, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर जो है ये कौन है। देखो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर की हम बात करें तो शक्तिकांत दास। कौन है, ये शक्तिकांत दास है, कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, शक्तिकांत दास है। देखो रघुराम राजन उर्जित पटेल पूर्व में आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। और निर्मला सीतारामन भारत की वित्त मंत्री हैं। और आरबीआई में एक गवर्नर और 4 उप गवर्नर होते हैं। और आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति की घोषणा किया जाता है और आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो इस फैक्ट को भी याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि क्या कहते हैं 36 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है ये मोहाना एस्च्यूरी बनाती है। देखो नर्मदा नदी यानी कि मोहाना एस्च्यूरी बनाती है, यानी कि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी, ठीक है। देखो नर्मदा और ताप्ती नदी यानी कि ज्वार मुख बनाने वाली नदी है। और नर्मदा और ताप्ती नदी जो है पश्चिम की ओर बहने वाली भी नदी है। और सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा होता है, ठीक है। ये सब फैक्ट को याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए 39 नंबर प्रश्न बताइए कि भारत के संप्रभु कौन है। भारत के संप्रभु जो है ये कौन है। देखो भारत के संप्रभु भारत के लोग हैं। क्या है, ये भारत के लोग हैं, यानी कि ऑप्शन सी है। संप्रभु का अर्थ क्या होता है। देखो नव जल और स्थल, नव जल और स्थल अपने क्षेत्राधिकार में एक धाधिकार हो, बिना किसी प्रकार की बाहरी या आंतरिक दबाव की कोई निर्णय लेने में सक्षम हो, ठीक है। और भारत में संप्रभुता जनता में निहित होता है। और भारत में संविधान सभी स्रोत का आधार है, लेकिन संविधान का निर्माण और अंगीकृत भारतीय जनता द्वारा किया गया है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, लेकिन ब्रिटेन में संसद क्या कहते हैं, संसद की सर्वोच्चता है। इस सब फैक्ट को याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि 40 नंबर प्रश्न की, बिहार दिवस मनाया जाता है, यानी कि बिहार दिवस जो है कब मनाया जाता है। बिहार दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। देखो बिहार दिवस जो ये 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है, यह 22 मार्च को मनाया जाता है। लेकिन 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार को अलग प्रांत बनाने की अधिसूचना जारी किया गया है। बंगाल से बिहार को अलग प्रांत बनाने की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में की थी, ठीक है। और 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार को अलग करने की औपचारिक रूप से अधिसूचना जारी किया गया था। और बिहार से उड़ीसा जो है 1936 में अलग प्रांत बनाया गया है। लेकिन वर्ष 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड भी अलग हो गया था, ठीक है। तो ये सब फैक्ट को भी याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न 41 नंबर की, निम्न में से उपार्जित लक्षण है। निम्न में से उपार्जित लक्षण जो ये कौन सा है। देखो शरीर का वजन उपार्जित लक्षण है। शरीर का वजन जो है क्या है, ये उपार्जित लक्षण है, कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। देखो नेत्र का रंग, त्वचा का रंग, बाल की प्रकृति आदि ये सब क्या है, आनुवांशिक लक्षण है, ठीक है। ये सब कुछ याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए 42 नंबर की, तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। तृतीयक क्षेत्र में सम्मिलित गतिविधि नहीं है। देखो तृतीयक क्षेत्र में पशुपालन गतिविधि ये सम्मिलित नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पशुपालन, ठीक है। देखो अर्थव्यवस्था के स्रोतों के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। प्रथम जो कि प्राथमिक क्षेत्र होता है, जिसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, वन, मत्स्य पालन और खनन क्षेत्र आता है, ठीक है। और दूसरा क्षेत्र जैसे कि इसके अंतर्गत आता है उद्योग निर्माण क्षेत्र आता है। तीसरा में आता है इसके अंतर्गत जैसे सेवा क्षेत्र आता है और क्या कहते हैं जीडीपी, ये सब मतलब बहुत तरह से आ जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को।
चलिए अगला प्रश्न की हम बात करें 43 नंबर की, 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी? 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित जो ये हुई थी? देखो 100 साल पहले जर्मनी में नाजी पार्टी जो है स्थापित हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी जो बिल्कुल से आंसर हो जाएगा जर्मनी। चलिए अगला प्रश्न जो कि 44 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन है, फैले हुए वन है। देखो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय यानी कि क्या कहते हैं पर्णपाती वन जो है फैला हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए 45 नंबर कि सुंदरी वृक्ष में पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष में जो है ये क्या पाया जाता है? सुंदरी वृक्ष में पाए जाते हैं, देखो सुंदरी वृक्ष में जो है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन जो है ये पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन विश्व के उष्णकटिबंधीय और उष्ण क्या कहते हैं कटिबंधीय क्षेत्रों में लवण पादप समुदाय का एक विशिष्ट समूह होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि बादल या कोहरा किस कोलाइडे निकाय का उदाहरण है? बादल या कोहरा जो है यह किस कोलाइडे निकाय का उदाहरण है? देखो यह द्रव गैस में परिक्षेपित है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो गैस में द्रव के परिक्षेपण से द्रव एरोसोल यानी कि कोलाइडी का निर्माण होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 47 नंबर की, संज्ञा शब्द जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से कौन सा विशेषण बनेगा? तो संज्ञा शब्द में जहर में इला प्रत्यय जोड़ने से जहरीला विशेषण बनेगा। जहरीला विशेषण बनेगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा जहरीला। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए क्या कहते हैं 48 नंबर प्रश्न कि भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। भारत में बजट कार्य का निर्माण जो है ये किसके द्वारा किया जाता है? देखो भारत में बजट निर्माण वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा। देखो वित्त मंत्रालय भारत में बजट तैयार करने की क्या कहते हैं नोडल एजेंसी है। प्रत्येक वर्ष वित्त मंत्री भारत में राष्ट्रपति के नाम से बजट संसद में पेश करता है और बजट से पूर्व यानी कि संसद में वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता है। भारत में बजट सर्वप्रथम जो क्या कहते हैं 18 फरवरी, कब? ये 18 फरवरी 1860 में। ठीक है, स्पीकर जेम्स विल्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए 49 नंबर की, अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है। देखो अक्षय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण सूर्य है। क्या है ये? सूर्य, यानी कि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सूर्य। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए 50 नंबर की, निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? देखो मोहम्मद अली जिन्ना संविधान निर्माण सभा का सदस्य नहीं था, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, महात्मा गांधी भी संविधान क्या कहते हैं सभा के सदस्य नहीं थे, इसे भी याद रखना है। महात्मा गांधी भी जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर हुआ था। और क्या कहते हैं संविधान के सदस्यों की कुल संख्या की हम बात करें तो 389, कितना? 389 और गया था, जो कि भारत के विभाजन के बाद जब भारत का विभाजन हो गया तब बचा जाकर के 299 ठीक है रह गया था। तो इस फैक्ट को ही याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 51 नंबर की, एक पारी तंत्र में सभी हरे पौधे और नीले हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वर्ग में आते हैं, कि किस वर्ग में आते हैं ये बताना है आपको, किस वर्ग में आते हैं। देखो एक पारी तंत्र में सभी हरे पौधों और नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है या उत्पादक वर्ग में आते हैं। ठीक है, उत्पादक वर्ग में आते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न बताइए 52 नंबर की, परख जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है? किस क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है? तो वो परख जो हाल ही में खबरों में रहा क्या कहते हैं छात्रों के सीखने का आकलन क्षेत्र से जुड़ा एक पोर्टल है, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो परख पोर्टल ये प्रदर्शन मूल्यांकन की समीक्षा और क्या कहते हैं समग्र विकास के लिए ज्ञान की विश्लेषण है। ठीक है, और इस परियोजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डिजाइन किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है, क्या कहते हैं 53 नंबर की, जापान एक विकसित धनवान देश बना है। देखो जापान एक विकसित धनवान देश क्या कहते हैं मानव संसाधनों में निवेश द्वारा बना है, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो कि हिंदी का प्रश्न है कि जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। देखो जितेंद्रिय शब्द का सही संधि विच्छेद जो है जीत प्लस इंद्रिय होता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न जो किया है 55 नंबर में प्रश्न है कि मृदा अपवर्तन का रोका जा सकता है, मृदा अपवर्तन को रोका जा सकता है। देखो मृदा अपवर्तन को ये जो है वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है, यानी कि ऑप्शन ए जो बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, वन रोपण के द्वारा जो है इसे रोका जा सकता है। मृदा अपवर्तन के कारण मृदा का उर्वरकता प्रदान करने वाला पोषक तत्व होता है, जो कि मृदा अपवर्तन को रोकने के लिए वन रोपण एक महत्वपूर्ण उपाय है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 56 नंबर की भारत के निहाल सरहीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, किस खेल से है बताइए। देखो भारत के निहाल सरहीन शतरंज खेल से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल से आंसर हो जाएगा, शतरंज से। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है 57 नंबर की इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन यस धुलोलेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत निम्न की है, एक पतली परत जो है ये किसकी है। देखो इस्पात तथा लोहे को जंग से सुरक्षित रखने हेतु उन पर यशलेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत जस्ता की होती है, किसकी होती है, ये जस्ता की होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है आज का हमारा यही पर समाप्त होता है। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, ताकि बिहार पुलिस के रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।